शिवानी ने बोल दिया, अब हो जाएंगे ठीक। आरटीआई एक्ट पे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड और इंडस वाटर ट्रीटी पे करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप पहले उसको खुद उसका ऑप्शन लिखना अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो 1 से लेके 35 तक लिख लो, 35 क्वेश्चन है टोटल। फिर लास्ट में चेक करना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कितने गलत हुए, ठीक है। तो टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्यों लिखना है, आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं। आपको जो ठीक लगेगा वही ऑप्शन लिखना उसमें, ठीक है ना। बाद में फिर जब मैं बताऊंगा तो बता देना कि ठीक हुआ कि गलत हुआ। हम्म, पढ़ो पहला क्वेश्चन। हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर द, पहले आरटीआई एक्ट वाली वीडियो देख ली सबने, जो क्लास में नहीं आए थे तब उन्होंने वीडियो देखी। आप आए थे आरटीआई एक्ट पढ़ाया था जब, वीडियो देखी? नहीं देखी? आप आए थे आरटीआई एक्ट वाले दिन? आप तो आए थे, बाकी आप नहीं आए थे। वीडियो देखी आपने? कल देखी कुछ वीडियोस घर पे जाके? चलो अच्छा, चलो देखो अब। क्या है, हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले मुझे बताओ, आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? सिटीजन्स को दी जाती है ना। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन में नहीं है जिसको, मतलब ये जो चीजें लिखी हैं किसको नहीं मिलती है इन्फॉर्मेशन। बताओ, क्या कॉरपोरेशंस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है आरटीआई एक्ट में? कॉरपोरेशंस को, एसोसिएशंस को, कंपनीज को, सिटीजन्स को तो आप बोल रहे हो दी जाती है। लीगल एंटिटीज को, इनको दी जाती है इन्फॉर्मेशन? हाँ, लीगल को नहीं देते हैं, कंपनीज को, कंपनीज को भी नहीं देते। फिर ये एसोसिएशंस और कॉरपोरेशंस, इनको भी नहीं देते। एक ही चीज याद रखो कि आरटीआई एक्ट सिर्फ किसके लिए बना है? सिटीजन्स के लिए बना है, सिर्फ सिटीजन्स को ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी आरटीआई एक्ट में, और किसी को भी नहीं दी जाएगी। समझ गए? तो आंसर क्या होगा इसका? किस किस को नहीं दी जाती है बताओ, क्या होगा? ए बी सी और ई को नहीं दी जाएगी। तो ए बी सी ई कहां पे है? ऑप्शन बी में। किसी का ठीक हुआ? पहले खुद लिख लो ना, पहले खुद लिख लेना, उसके बाद फिर ठीक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 इंक्लूड्स द राइट। सेक्शन 2 जो है आरटीआई एक्ट की, वो क्या बोलती है? क्या वो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की बात करती है, टेकिंग रेट्स एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स की बात करती है, सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल की बात करती है? किस चीज की बात करती है, पहले खुद कर लो। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 2 में बेसिकली ये बोला गया है कि आपको क्या क्या किस किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो सेक्शन 2 है। तो अब मेरे को बताओ कि सेक्शन 2 में इनमें से किस किस फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बताओ। कर लिया ना सबने? अपनी खुद कॉपी पे करते भी जाओ, ठीक है। इसका आंसर है डी, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, चाहे वो किसी काम की इंस्पेक्शन आप देखना चाहते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हो, रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो, ठीक है। जो रेट्स उन्होंने फिक्स किए हैं वो देखना चाहते हो, कुछ भी सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो, या फिर आप जो सर्टिफाइड सैंपल्स हैं मटेरियल के उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है आरटीआई एक्ट के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As per the provisions of RTI Act 2005, the State Chief Information Commissioner is appointed by, जो स्टेट का मैंने आपको बोला था, एक स्टेट में इंफॉर्मेशन कमीशन होगी और एक सेंटर में सीआईसी, दो अलग से स्टेटरी बॉडीज बनाई है। बताओ स्टेट वाली को कौन अपॉइंट करेगा? कर लो खुद, कर लो अपनी कॉपी पे, ए बी सी डी।
बोलना नहीं है, लास्ट में बता देना मेरे इतने ठीक हुए इतने गलत हुए हैं, पर ईमानदारी के साथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बताओ जिसको जो जो लग रहा है। ये आरटीआई एक्ट किसका पढ़ रहे हो, पाकिस्तान का? आरटीआई एक्ट इंडिया का ही तो है, इंडिया के सिटीजन्स के लिए है। तो जो स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? मैंने आपको बोला था आरटीआई एक्ट के अंदर दो ऑटोनॉमस जो इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई हैं, एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरी सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना। जब आपकी अपील सेकंड फर्स्ट अपील आपकी रिजेक्ट हो जाए या फिर आपको सेटिस्फाई आंसर वहां से ना मिले, तो आप सेकंड अपील कहाँ करते हो? यहाँ तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, या फिर तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो अलग से, जिनका काम ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपको, ठीक है। अब ये जो स्टेट वाली इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसके कमिश्नर की? इसकी अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और जो सेंटर वाला होगा उसकी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, 2019 में जो अमेंडमेंट किए है हमने इस आरटीए एक्ट में, क्या चेंज किया हमने? दो हजार उन्नीस वाली अमेंडमेंट जो हुई है आरटीआई एक्ट में, दो चेंजेस बताए थे ना आपको। हाँ, हाँ, एक तो सैलरी वाला चेंज किया। हाँ, वो तो हो गया सर, वो तो इसने बता दिया आयुष ने। दूसरा चेंज क्या था? हाँ, टाइम पीरियड कम नहीं किया था, पहले उनका फिक्स टेन्योर होता था 5 साल के लिए। अब उन्होंने बोला कि हम जिनका फिक्स टेन्योर नहीं होगा, टेन्योर कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी इंडिया की। ठीक है, एज का नहीं, टेन्योर का। टेन्योर कि कितने साल के लिए ये इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा। पहले फिक्स टेन्योर होता था, 5 साल के लिए रहेगा ही रहेगा, एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो 5 साल वो रहेगा। पर अब उन्होंने बोला कि ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, जो गवर्नमेंट बोलेगी जितने साल के लिए उतने साल के लिए रहेगा। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कितने साल के लिए बोला है? 3 साल के लिए। ये याद रखो चीजें। लग रहा है पता कैसे क्वेश्चन बनने हैं इधर से? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? बताओ कि आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, इनमें से कौन सी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है? लॉग बुक, सर्कुलर्स, फाइल नथिंग इन द प्रोसेस, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कौन सी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है? बताओ। लॉग बुक्स इंफॉर्मेशन है? लॉग बुक्स क्या होती है? ये लॉग बुक्स जहां पे डिटेल एंट्री होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक लॉग बुक होती है जहां पे वो एंट्री करते हैं। ये बंदा हमारे पास आया, हमने इसको ये सर्विस दी, उसको लॉग बुक बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लॉग बुक इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? वो है ना इंफॉर्मेशन वो। तो एक लॉग बुक, ये इसका मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये आंसर नहीं होगा फिर। सर्कुलर्स हैं इन्फॉर्मेशन? हैं। ठीक है, ये फाइल नथिंग इन प्रोसेस को छोड़ो, ये डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है इन्फॉर्मेशन। ये क्या बोल रहा है? डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कोई भी ऐसा डाटा जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो आपके कंप्यूटर में है, ऐसा डाटा कोई भी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। ये जो ये फाइल नथिंग ये क्या है? ये ऐसे ही लिखा हुआ वेग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है सी। बाकी तो सब इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है? सी। खुद कर रहे हो ना? अगला देखो। आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? कितना टाइम लिमिट है भाई? अब चक्कर बन गया ना। क्या लगाओगे इसमें से? 30 ही लगाओगे। ठीक है, जो बाकी सारी चीजें वो तो एक्सेप्शन है ना, कि ये हो गया वो हो गया। प्राइमरी टाइम कितना है? 30 दिन का ही है। बाकी सारी चीजें क्या एक्सेप्शन हैं। ठीक है, कि भाई अगर इधर हो गया इधर उधर, वो उसको छोड़ो आप। अगर क्वेश्चन आएगा कि कितने दिनों का टाइम है, तो कितने दिनों का टाइम है? 30 दिनों का टाइम है इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लॉन्ग टाइटल द टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सीक्स टू प्रमोट द। अच्छा,
जो ये आरटीआई एक्ट है इसका क्या एम है, क्या प्रमोट करना चाहते हो आरटीआई एक्ट से? क्या ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना चाहते हो, पंक्चुअलिटी, एफिशिएंसी या रेपुटेशन? आरटीआई एक्ट से क्या हो रहा है देश में? तो इसमें से क्या हो रहा है? हैं? बताओ बाबा। अब लगाना तो एक ही है ना फिर। ट्रांसपेरेंसी ही है, पंक्चुअलिटी थोड़ी हो रही है इससे कुछ। ठीक है, और एफिशिएंसी थोड़ी आ रही है इससे, इससे क्या एफिशिएंसी आएगी? इससे तो एफिशिएंसी कम होगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने में टाइम लगेगा आपको। ठीक है। रेपुटेशन, चलो रेपुटेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, बट मेन गोल इसका ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी गोल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ भाई। आरटीआई एक्ट किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज पे, सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट बॉडीज पे, दोनों सेंट्रल और स्टेट पे, या प्राइवेट कंपनीज पे? आप बताओ। ठीक है, क्या आंसर इसका? सी पार्ट आंसर। ठीक है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, बताया था ना आपको कि सेंट्रल बॉडीज भी, अच्छा, और किस पे एप्लीकेबल होता है ये? कौन सी प्राइवेट कंपनीज पे? जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखना। आप कितने दिनों बाद आए भाई? क्या हो गया, डेंगू? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटीआई एक्ट? इनमें से कौन सी बॉडी है जिसपे आरटीआई एक्ट नहीं लगाया जाएगा? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, या लोकल म्यूनिसिपैलिटीज? किस पे नहीं लगाया जाएगा? हम्म। हाँ, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? सी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आरटीआई एक्ट के। ठीक है, कितने क्वेश्चन ठीक हुए 10 में से? झूठ नहीं बोलो यार। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ फिर। व्हाट इज द मैक्सिमम, अगर कोई पीआईओ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इसको? ठीक है, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 25,000 की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा मेरे को बताओ, जो एक्सेप्शन है आरटीआई एक्ट की, कौन सी सेक्शन में है वो? कि भाई इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको, ये कौन सी सेक्शन में लिखा हुआ है? हाँ, हाँ अलग से पूछ रहा हूँ। सेक्शन 8। ये याद रखो, सेक्शन 8 जो है आरटीआई एक्ट की, वो एक्सेप्शंस बताती है कि कहाँ कहाँ पे आरटीआई एक्ट नहीं लगेगा, किस कौन कौन इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आरटीआई एक्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए? क्या? ये देख लेना कितनी है, होंगी पता नहीं कितनी है। कितनी है? देख लेते हैं। देखो ये ना हमारी जेएंडके में ही रिवाज है, कितनी सेक्शन है किसी एक्ट की वो पूछने का। वैसे ये क्वेश्चन बनते नहीं है, ये थोड़ी ना, इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है कितनी सेक्शन है? देख लेना कितनी जम्मू कश्मीर वाला नहीं पढ़ना है भैया आपको अब। हाँ, 28 सेक्शन है इसकी। मेरे हिसाब से तो इधर मुझे 28 ही दिख रही है। देख लेना आप एक बार चेक कर लेना, 28 ही है शायद। 28 सेक्शन है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट?
कौन चढ़ा था भाई माउंट एवरेस्ट पे पहले? नहीं नहीं, अंडरलाइन तो नहीं किया ये। हाँ ये पर यहाँ पे कुछ और आंसर बता रहे हैं। ये टेंजिंग नॉर्गे ही है। यार ये दोनों है बेसिकली ना। हाँ ये दोनों है। ठीक है, एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे, ये दोनों एक साथ में ही चढ़े थे। पर इनमें से पहले कौन पहुंचा था? हाँ टेंजिंग नॉर्गे पहले पहुंचा होगा शायद, 5 मिनट। ठीक है। ये मेरे को बड़े घटिया क्वेश्चन लगते हैं यार ये। अगला देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये तो सबको पता है यार, क्यों डाला ये क्वेश्चन इधर? कौन है? हैं? जाकिर हुसैन? कौन है पहला प्रेसिडेंट इंडिया का? अगला देखो, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? कौन सी कंट्री ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था? अमेरिका ने, चाइना ने, रशिया ने, या फिर जापान ने? यूएसएसआर ने। ठीक है, रशिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पता है सबको आपको ये? कौन थी फर्स्ट वुमेन? हाँ, इंदिरा गांधी। ये प्रतिभा पाटिल क्या है? देश की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। हमारे देश की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, सोनिया गांधी। छोड़ो। हु वाज द फर्स्ट मैन्ड व्हाट वाज द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द मून? बताओ, पहला जो मैन्ड मिशन था जो मून पे गया था, क्या नाम था उसका? अपोलो 9, 10, 11, 12। हम्म। अपोलो 11 है ये। ठीक है, अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? ओ यार, ये नवींद्रनाथ टैगोर नहीं है, टैगोर है। बताओ, किसको मिला था सबसे पहले नोबेल प्राइज इंडिया? फर्स्ट इंडियन। ये पढ़ रहे हो इधर क्या लिखा है? पहला हिंदुस्तानी इंसान जिसको नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला था? क्या लिखा था, क्या करते थे? हाँ, गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? ठीक है। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ? नहीं, अमर्त्य सेन इंडियन है। अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गिवन कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले वुमेन को राइट टू वोट दिया था? हाँ, वुमेन को राइट? न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड में वुमेन को सबसे पहले क्या मिला था? राइट टू वोट मिला था। ठीक है, इंडिया में वुमेन को राइट टू वोट कब मिला था? हाँ, 18?
आजादी से पहले 42 में क्या हो रहा था? आजादी से पहले भाई 19, हाँ 1919 में मिला था। ठीक है, 1919 के मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में वुमेन को राइट टू वोट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? हैं? राधा कृष्ण और एक ही को मिला था? हाँ, सी राजागोपालाचारी को भी मिला था और सीवी रमन, ये तीनों को मिला था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को मिला है क्या भारत रत्न? हाँ, 1955 में। और इन तीनों को कब मिला था? 1954 में। भारत रत्न बना भी कब था? हाँ, कब बना था? 1954 में ही बना था। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसका ऑप्शन ए, बी एंड डी। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल? फिर से आ गया वही, कौन गया था भाई पहले साउथ पोल पे? ये है यार इसका सी पार्ट, रोल्ड एमंडसन। ठीक है, जो साउथ पोल पे सबसे पहले गया था। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? कौन भाई इंडियन वुमेन है जिसको सबसे पहले ओलंपिक मेडल मिला था? हाँ, क्या करती है पीटी उषा? पर क्या खेलती है? मैरी कॉम क्या करती है? ठीक है, पहले किसको मिला था? करनाम मलेश्वरी को। किसको मिला था? करनाम मलेश्वरी को 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। ठीक है, सिडनी ओलंपिक्स में मिला था इनको। ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना हम? ठीक है, और ये करती क्या है? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, पीटी उषा क्या करती थी? स्प्रिंटर थी ये, ठीक है, रनिंग करती थी। ठीक है, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन स्पेस? राकेश शर्मा। ठीक है, अभी कौन सी इंडियन स्पेस में है फिलहाल, अभी अभी के टाइम में? एक इंडियन अभी स्पेस में है, सुनीता विलियम्स। ठीक है। हाँ, सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन की है, बेसिकली तो यूएस नासा के थ्रू की है, पर इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन स्पेस? स्पेस में सबसे पहले कौन? क्या आंसर है इसका? फिर से सोच लो। और ये है इसका नाम है अलेक्सी लियोनोव। ठीक है, अलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था? हाँ, इसका आंसर है विल्हम कॉनराड रॉयंटिन।
बी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे को डिस्कवर किया था इन्होंने। इनको सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ठीक है, पहली वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, पहली वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, मैरी क्यूरी। ठीक है, और इनको किस में मिला था? फिजिक्स में ही मिला था इनको, मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी फिजिक्स में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर देख लो। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर? ठीक है, बी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इंडस वाटर ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज? बड़े आसान क्वेश्चन डाल दिए हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मीडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी? किसने मीडिएट की थी? वर्ल्ड बैंक ने। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया? रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिवर्स आर एलोकेटेड वर एलोकेटेड द पाकिस्तान अंडर द? पाकिस्तान को कौन कौन से मिले हैं? इंडस, झेलम एंड चनाब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड? कौन था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1960 में प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द पाकिस्तान प्रेसिडेंट? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था जब ये साइन हुई थी? कौन था? अयूब खान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इंडस वाटर ट्रीटी गिव्स इंडिया द राइट टू यूज वाटर फ्रॉम पाकिस्तान एलोकेटेड रिवर्स फॉर विच पर्पस? बताओ अब। तो अभी तक बड़े आसान आसान कर रहे थे। क्या आंसर है खाने इसका? बता बता। नहीं कर सकते? भाई यहाँ पे सकने की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या मेंशन्ड है कि आप इस पानी को कैसे यूज कर सकते हो। क्या आप मेरे को बताओ पहले कि जो इंडिया को 3 रिवर मिले, इंडिया को जो पाकिस्तान को 3 रिवर मिले, कौन कौन से? इंडस, चनाब और झेलम। इनका क्या पानी इंडिया यूज कर सकता है? कितना परसेंट? 20%। और कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं इसके ऊपर? आपने इंडस वाटर ट्रीटी वाली मेरी वो वीडियो देखी है? हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वो बना सकता है इंडिया। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? जहां पे पानी को बड़ी देर तक नहीं रोका जाता है, थोड़ी देर रोकने के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते होते तो ये जो डैम बने हैं आपके बगलीहार, सलाल, ये कैसे बनते फिर? कीरू, कवार, इतने डैम बने हैं चिनाब, झेलम पे, ये कैसे बनते फिर अगर नहीं बना सकते होते तो? बने हैं कि नहीं बने हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की अनुमति है, पर कुछ उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ उस पर पाबंदियां हैं। समझ में आया?
ऑप्शन सी इसका आंसर है। सी आंसर है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, बताओ कौन सा रिवर इसमें से नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी में। गंगा। दक्षिण गंगा कौन से रिवर को कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अच्छा, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो क्या नाम हो जाता है गंगा का? मैंने पढ़ाया आपको ये रिवर में, क्या नाम होता है? पद्मा, ठीक है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, परमानेंट इंडस कमीशन, साउथ एशिया वाटर अथॉरिटी या वर्ल्ड बैंक? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती ना तो वर्ल्ड बैंक नहीं बोलते, परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। इसके लिए स्पेशल बॉडी बनाई हुई है परमानेंट इंडस कमीशन, जो इसकी वर्किंग को देखती है। यही परमानेंट इंडस कमीशन को अभी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, इंडिया ने बोला कि हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे इसकी, अभी इसीलिए ये मसला न्यूज में है, ठीक है। वीडियो देखो आज घर पे जाके वो। क्या आंसर है इसका? बी, परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कितने रिवर्स हैं भाई इंडस वाटर ट्रीटी में? हाँ, कितने हैं? 6, ठीक है। हो गए क्वेश्चन, बताओ कितने 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 नंबर बने आपके? हैं? 32 क्वेश्चन तेरे ठीक हो गए?